नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आप सभी का फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत। आप सबके बीच में सुभाष बाम्बू। आज हम बात करेंगे जो हमारे फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम में सेकंड ग्रेड साइंस विद्यार्थियों के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। जिस भी साथी को ऑफलाइन में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो हमारा ऑफलाइन सेंटर न्यू परल स्कूल नियर भाटिया आश्रम सूरतगढ़ में चल रहा है। और ऑनलाइन हमारी एप्लीकेशन, यदि किसी साथी ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और किसी भी साथी के केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत ही बेसिक से मैंने आपके लिए केमिस्ट्री करवाई है। सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बहुत कम समय में। बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ। यदि किसी साथी की केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहाँ पे सेकंड ग्रेड साइंस न के नाम से केमिस्ट्री कोर्स दिखेगा आपको। 999 रुपये में आप उसे परचेज कर सकते हो और अपनी केमिस्ट्री को मजबूत करो, क्योंकि केमिस्ट्री ही आपका सिलेक्शन करवाएगी। यदि किसी अपने एग्जाम में आप देखोगे नहीं हम फिजिक्स पे भरोसा कर सकते हैं, नहीं बायोलॉजी पे कर सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री ऐसी है जो अपने यदि एक बार आने लग गई तो उसके सारे क्वेश्चन सही करने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसलिए जिस भी साथी के ऐसे मन में डाउट है कि सर मेरे को केमिस्ट्री में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो निश्चित रूप से आपको 999 रुपये वाला कोर्स ज्वाइन करना चाहिए और अपनी केमिस्ट्री को मजबूत करना चाहिए। क्योंकि इस कोर्स में मैंने आपको डीपीपी भी करवा रहा हूँ, पीवाईक्यू भी करवा रहा हूँ, इसके अलावा थ्योरी नोट्स और थ्योरी के साथ में क्वेश्चन खूब सारी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, प्लस एक एक पॉइंट को आपको समझा रहे हैं। जब तक आपकी थ्योरी समझ में नहीं आएगी ना तब तक क्वेश्चन करने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए पहले थ्योरी समझो उसके बाद क्वेश्चन करो। तो अब बात करेंगे आज जो हमारा टेस्ट लगा था, 11वां टेस्ट पूरा हो चुका है इस टेस्ट सीरीज का, 30 मार्च को लगा था। उसके केमिस्ट्री सॉल्यूशन की बात करेंगे। देखो भाई पहला क्वेश्चन, जितना भी हो एक गुब्बारे में कमरे के ताप पर हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। यदि दाब को 0.2 बार से अधिक कर दिया जाता है तो ये गुब्बारा फूट जाता है। यदि एक बार दाब पर गैस 2.27 लीटर आयतन घेरती है तो कितने आयतन तक गुब्बारे को फैलाया जा सकता है। देखो यहाँ पे और सब कुछ कांस्टेंट है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में बात करनी है। नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट है क्योंकि सेम गैस भर रहे हैं हाइड्रोजन गैस। आर भी कांस्टेंट होता है और टी टेम्परेचर भी पूरे रूम का कांस्टेंट होता है। यानी एनआरटी कांस्टेंट है, सिर्फ पीवी पे बात करनी है। तो देखो पीवी बराबर क्या होता है, पीवी बराबर होता है एनआरटी। ठीक है, अब आपको जब भी एनआरटी कांस्टेंट हो इसका मतलब क्या होगा, पीवी बराबर कांस्टेंट। और पीवी बराबर कांस्टेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं P1V1 बराबर P2V2। क्या लिख सकते हैं, P1V1 बराबर P2V2। अब देखो P1 क्या है सर, P1 ये रहा, P1 बराबर है 0.2 बार। P2 क्या है सर, P2 ये रहा 1 बार। देखो शुरू में कितना बार है 0.2 बार, बाद में कितना है 1 बार। फिर वॉल्यूम V1 0.2 बार से अधिक कर दिया जाता है तो ये गुब्बारा फूट जाता है बिल्कुल। एक बार पर देखो, एक बार जब वॉल्यूम है, एक बार के जो प्रेशर है तो इस पर वॉल्यूम कितने हैं 2.27, यानी एक बार के आगे कौन सा है V1, ये P2 है तो ये V2 कितना है 2.27 और V1 हमें निकालना है। तो किस आयतन पर गुब्बारा फूट जाएगा, देखो P1V1 बराबर P2V2। अब देखो P1 कितना 0.2, V1 कितना x बराबर P1 कितना 1 इंटू ये कितना 2.27। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 11.35 लीटर, यानी 11.35 लीटर पे ये गुब्बारा फूट जाएगा। इससे यदि आप आयतन करोगे तो इस गुब्बारा सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब आप प्रेशर इसके एक बार है तो ये 2.27 लीटर एटीएम आयतन घेरता है। जब प्रेशर इसका डाउन करते जाओगे तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा और कितना बढ़ेगा 11.35 लीटर तक बढ़ेगा। आगे देखो, प्रशांत महासागर में एक जहाज चलाते समय तापमान कितना भी 23.4 है। एक गुब्बारे को 2 लीटर वॉल्यूम से भरा जाता है। तब जहाज में हिंद महासागर जहां ताप 26 मीटर है, 26 डिग्री सेल्सियस है, तो गुब्बारे का आयतन होगा वही सेम बात। इस बार क्या है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ देखो टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो हमें पता है पीवी बराबर एनआरटी और सब कुछ कांस्टेंट है तो वी क्या होगा, वी प्रोपोर्शनल टू टी होगा। यानी V1 अपॉन V2 बराबर क्या आएगा T1 अपॉन T2। अब कुछ नहीं करना आपको, देखो V1 हमेशा जब टेम्परेचर होता है वो हमेशा केल्विन में लेना है। केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे आप सर, 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड, जितना भी टेम्परेचर दिया हुआ है वो 273 के साथ में जोड़ दिया करो। ये रहा 23.4,
कितना आ जाएगा, 3 6 9, 296 आ जाएगा, 296.4। ये क्या है, T1 है, तो T1 कितना आ गया, 296.4। और V1 कितना है सर, V1 2 लीटर है। फिर T2 कितना है सर, 26 आ गया इस बार, तो यहाँ पे 26.1 कर दो। जब आप 273 के साथ में 26.1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 299.1 आ जाएगा, 299.1। और V2 में निकालना है, ये फॉर्मूला यूज करो आप, ये फॉर्मूला यूज करो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम ही फॉर्मूले पे बार बार मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं भी आपको क्या यूज करना है। आगे देखो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 760 mmHg दाब पर एक गैस का आयतन दिया हुआ 600 ml। अब कोई दूसरा स्थान है, वहां पे टेम्परेचर 10 डिग्री है, आयतन 640 है, तो गैस का दाब क्या होगा, देखो पीवी बराबर क्या होता है, nRT। अब ये गैस के मोल जब तक नहीं बोला जाए तब तक अपन क्या बोलेंगे, गैस के मोल कांस्टेंट है। तो देखो ये दोनों कांस्टेंट है, पी चेंज हो रहा है, वी चेंज हो रहा है, टी चेंज हो रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, सर पीवी प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। इसको हटाएंगे तो सर P1 V1 अपॉन P2 V2 बराबर क्या आ जाएगा, T1 अपॉन T2। देखो ये इसका दो गैस है, तो दो में क्या होगा, P1 V1 अपॉन P2 V2, इधर दो आएगी तो T1 अपॉन T2 आ जाएगा। देखो सब कुछ आपको पता है, ये रहा P1 ये रहा T1। क्या ये 25 ही लिख सकते हैं क्या, नहीं, 273 के साथ में ऐड करना पड़ेगा, इसको किसके साथ में ऐड करना पड़ेगा, 273 के साथ में। फिर देखो ये रहा क्या रहा, V1 रहा। फिर देखो ये रहा V2, बिल्कुल सर, ये रहा T2। आपको क्या निकालना है भाई, आपको निकालना है P2। आ जाएगा इसका आंसर, आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2676। ठीक है, आगे देखोगे, वर्ग मध्य मूल VRMS, औसत वेग V एवरेज और प्रायिक वेग VMP में कौन सा संबंध होता है। देखो आपको नाम मैं बता रहा हूं, VRMS कितने वर्ड है भाई, 3 वर्ड है, तो इसका रूट के अंदर 3RT आएगा, 3RT अपॉन M। फिर V एवरेज आपको याद रखना है, एवरेज होता है वो क्या होता है, 8RT अपॉन पाई M होता है। और VMP मोस्ट प्रोबेबल, VMP कितने वर्ड है भाई, सर 2 वर्ड है, तो क्या आएगा, रूट के अंदर 2 आएगा, 2RT अपॉन M आ जाएगा। अब आप इसको देखोगे, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14, 3.14, 8 ऊपर है, 3.14 नीचे है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा लगभग 2.5 आ जाएगा, लगभग 2.5। तो देखो 3 बड़ा, फिर 2.5 बड़ा, फिर 2 बड़ा, तो इसका यदि क्रम पूछ लिया जाए आपका तो RMS सबसे ज्यादा होगा, फिर एवरेज होगी, और फिर क्या होगी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होगी। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, RMS ज्यादा, फिर एवरेज, फिर मोस्ट प्रोबेबल, एंड चौथे में बी ऑप्शन आ जाएगा। ये आपको हमेशा याद रखना, कितने अक्षर, 3 अक्षर, तो क्या आएगा अंदर 3, यहाँ पे कितने सर 2, तो अंदर क्या आएगा 2। एवरेज हमेशा उठपटांग से रखना है, तो एवरेज देखो 8RT अपॉन पाई M रखना है। आगे देखो, स्थिर दाब पर एक गैस के लिए आयतन V और ताप के मध्य खींचा गया आरेख मूल बिंदु से होकर जाने वाली सीधा रेखा प्राप्त होता है, तो दाब के विभिन्न मान के लिए इस गैस में कौन सा क्रम है। देखो आपको क्या दिया हुआ है, PV बराबर होता है सर nRT। हमारा जो आरेख है वो V वर्सेस T के बीच में, देखो V वर्सेस T आप लगाओगे तो V बराबर क्या आ जाएगा, NR अपॉन P इंटू T। अब मुझे ये पता है कि y बराबर होता है mx प्लस सी, यहाँ पे कुछ आगे प्लस तो कुछ दिख नहीं रहा, यानी इंटरसेप्ट का मतलब होता है 0। यदि c 0 है, c 0 का मतलब मूल बिंदु से जाएगा। अब देखो m की वैल्यू कितनी आएगी, सर ये वाला m होता है, m बराबर आ जाएगा nr अपॉन पी। एक बात आप बताओगे, m मतलब होती है ढाल, ढाल यदि बढ़ेगी आपकी तो क्या होगा, nr अपॉन पी की वैल्यू बढ़ेगी। और ये वैल्यू कब बढ़ेगी, जब प्रेशर छोटा होगा, प्रेशर नीचे वाली वैल्यू कम होनी चाहिए। तो यानी आपका जैसे जैसे ढाल बढ़ेगा, जैसे जैसे ढाल बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाएगा। अब देखो ढाल किसकी ज्यादा है, सर ये सबसे ज्यादा ढाल है, उसके बाद में ये, यानी आपको एंगल देखना है एक तरीके से, फिर ये, तो ढाल किसकी ज्यादा, सर P1 की ज्यादा। तो यदि ढाल P1 में ज्यादा है, फिर P2 में, फिर P3 में, फिर P4 में, तो अपना प्रेशर क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो जस्ट उल्टा को क्या हो जाएगा, P4 सबसे ज्यादा, फिर P3, फिर P2, फिर P1। P4 सबसे ज्यादा, फिर P3, यानी C ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे आपको करना है, कुछ नहीं करना, हमेशा ढाल देख लिया करो। अब ढाल में और यदि P में सीधा संबंध होता तो ढाल बढ़ेगी तो P भी बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ देखो इन्वर्सली संबंध है, P नीचे आ रहा है, यदि ये बढ़ेगी तो नीचे वाला कम होगा। तो हमें क्या करनी है, ढाल बढ़ाएंगे तो प्रेशर को कम करना पड़ेगा।
आगे देखो भाई, एक बंद पात्र में 1:4 के अनुपात में उपस्थित डाई हाइड्रोजन और डाई ऑक्सीजन के मिश्रण का दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर है। तो डाई ऑक्सीजन का आंशिक दाब है। देखो भी आंशिक दाब वाला फॉर्मूला क्या होता है, किसी का भी निकालो आप आंशिक दाब, PO2 बराबर क्या आएगा, एक्स ऑफ O2 इंटू पी टोटल। एक्स ऑफ O2 का मतलब उसके मोल बिन, जैसे यहाँ पे O2 है तो O2 के मोल बिन इंटू टोटल प्रेशर। O2 का मोल बिन कैसे निकालेंगे सर, तो N ऑफ O2 अपॉन N टोटल इंटू पी टोटल। अब देखो NO2 कैसे होगा सर, आपको मोल का अनुपात दिया हुआ है 1:4। अब देखो यहाँ पे शुरू में क्या है, डाई हाइड्रोजन, यानी डाई हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है, और डाई ऑक्सीजन कितने हैं सर, 4 है। तो N ऑफ O2 कितने आएंगे सर, 4 आएंगे, अपॉन N टोटल कितना आएगा, इन दोनों का अनुपात कितना है सर, इन दोनों का जोड़ कितने हैं, 5, इंटू पी टोटल कितना आएगा, देखो ये रहा एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय, इसको आप सोल्व करोगे तो 0.8 आ जाएगा। ये 0.8 आएगा, किस में आएगा भाई, ये देखो दाब किस में दिया, वायुमंडलीय दाब में, यानी ATM में आएगा। अब चूंकि हमें पता है कि ATM को यदि आप किस में कन्वर्ट करोगे, पास्कल में, तो क्या आएगा, ATM बराबर आता है 10⁵ पास्कल, और पास्कल को ऐसे लिख सकते हैं 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.8 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको सोल्व करोगे तो 8 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगी, 8 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी सी ऑप्शन आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आपको सोल्व करने, एक दो क्वेश्चन और आएंगे, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जिस भी ऑक्सीजन का आपको आंशिक दाब निकालना हो, जिस भी किसी भी गैस का आंशिक दाब निकालना हो, तो उस गैस का मोल बिन इंटू पी टोटल, बस आपको ये फॉर्मूला करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक ATM को आप पहले न्यूटन मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो एक ATM बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपको हमेशा याद रहनी चाहिए चीजें। अब आगे देखो भाई, कुछ गैस दी हुई है, उनके क्रांतिक ताप दिए हुए हैं, उसके आधार पर गैस का द्रवण क्रम होगा। देखो लिक्विफिकेशन का क्रम पूछा हुआ है, कौन सी गैस आसानी से द्रवित हो सकती है, द्रवित का मतलब कौन सी गैस आसानी से द्रव में कन्वर्ट हो सकती है। तो देखो द्रवित होने वाला होता है जिसका, द्रवित का जो होगा ना, द्रवित प्रोपोर्शनल होता है क्रांतिक ताप के, जिसका क्रांतिक ताप ज्यादा होगा वो गैस आसानी से द्रवित हो सकती है। कैसे, क्रांतिक ताप का मतलब ये होता है वह हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पर कोई भी गैस होती है, कोई भी सब्सटेंस होता है वो गैस के रूप में एग्जिस्ट करता है, सॉरी लिक्विड के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो देखो जिसका क्रांतिक ताप ज्यादा होता है, इसका मतलब वह उस ताप तक किस क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। हमें लिक्विड ही चाहिए, बिल्कुल सर। तो जिस गैस का क्रांतिक ताप अधिक होगा उसकी लिक्विफिकेशन हमेशा अधिक होगा, ये आपको याद रखना है। देखो कौन सी गैस का क्रांतिक दाब सबसे ज्यादा है सर, O2 का ज्यादा है, तो O2 सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म में रहेगी। फिर N2, फिर H2 और फिर He। ये किसका है भाई, लिक्विफिकेशन का क्रम आएगा। तो देखो सबसे सर्वप्रथम द्रवित होने वाली गैस का प्रारंभ करें तो सबसे ज्यादा कौन द्रवित होगी, O2। तो सबसे पहले O2 आना चाहिए, फिर N2 आना चाहिए, फिर H2, फिर He, यानी फोर्थ ऑप्शन आना चाहिए। मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया। ये आपको अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन और आ गया, सरफेस केमिस्ट्री में बनता है। यदि किसी का क्रांतिक दाब का आपको ऑर्डर देगा, सब कुछ देगा, और कौन सी गैस अधिशोषित होगी, या फिर X/m का क्रम पूछ लेगा आपको, तो आपको पता होना चाहिए जिसका क्रांतिक ताप अधिक होगा उसका लिक्विफिकेशन अधिक होगा, उसके लिए X/m की वैल्यू भी अधिक होगी। आगे देखो श्यानता गुणांक नीटा की SI इकाई होते हैं। देखो सबसे पहले आपको फोर्स बराबर क्या होता है सर, फोर्स बराबर होता है एरिया, बिल्कुल सर, नीटा इंटू एरिया इंटू dV/dx। ये फोर्स, यहाँ पे जो ये नीटा होता है ना, ये इसको बोलते हैं श्यानता गुणांक। हमें किसकी यूनिट चाहिए, नीटा की। तो नीटा बराबर क्या हो सकता है सर, F/A इंटू dV/dx। ये होगा बिल्कुल। अब देखो फोर्स क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, फोर्स किसकी यूनिट है सर, न्यूटन। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। एरिया किस में आता है सर, मीटर स्क्वायर में आता है। फिर डीवी का मतलब होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगी, अपॉन एक्स का मतलब मीटर होता है। इसको आप सोल्व करो, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगी, ये न्यूटन अपॉन मीटर पर सेकंड का मतलब ऊपर चला जाएगा सेकंड। देखो ये 1/1/(x) का मतलब होता है ये x से ऊपर चला जाएगा, तो न्यूटन s ये ऊपर जाएगा तो मीटर -2 आ जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, न्यूटन s मीटर -2, बी ऑप्शन आ जाएगा।
आगे देखो, ताप बढ़ाने के साथ द्रव का पृष्ठ तनाव कैसे परिवर्तित होता है भाई। पृष्ठ तनाव हमेशा याद रखना, ताप बढ़ाने से पृष्ठ तनाव में क्या आती है, कमी आती है। क्यों आती है कमी, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो किसी भी मॉलिक्यूल होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अर्थात मॉलिक्यूल तेजी से भागेगा। तेजी से भागेगा तो जो सरफेस के ऊपर लिक्विड मॉलिक्यूल के साथ में बंधे हुए मॉलिक्यूल है, सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है, लिक्विड मॉलिक्यूल, ये देखो जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो लिक्विड की सरफेस पे क्या लगाएगा, एक प्रेशर लगाएंगे, एक दाब लगाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे भाई, उसी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। जब आप ये बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूल क्या यहाँ पे रहेंगे, क्या मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे, तो इस पे क्या होगा, लिक्विड के साथ में मॉलिक्यूल कम फोर्स में जुड़ेंगे। जब कम मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका पृष्ठ तनाव भी कम होगा, तो इसका मतलब पृष्ठ तनाव घटता है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी दो शर्त एक साथ लागू करने पर गैस आदर्श व्यवहार से विचलित हो जाती है। देखो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए आदर्श व्यवहार क्या होता है। आदर्श व्यवहार के लिए एक कंडीशन होती है, आदर्श व्यवहार में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। दो गैस है, उस गैस के मध्य कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, यानी उनके बीच में कोई भी आकर्षण नहीं होगा। तो इनके एक कंडीशन क्या होती है, कोई भी आकर्षण बल नहीं होना चाहिए। अब आकर्षण बल नहीं होना चाहिए, देखो मॉलिक्यूल यदि पास पास है इसका मतलब इनके बीच में तो आकर्षण लगेगा। दो मॉलिक्यूल पास पास में है तो इसका मतलब ऑब्वियस बात इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। यदि आपको आकर्षण नहीं करना है तो इसका मतलब ये हो गया मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा दूर दूर कर देना है। मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल यहां आ जाएगा, एक मॉलिक्यूल यहां आ जाएगा, इनके बीच में दूरी ज्यादा है। अब जब दूरी ज्यादा हो तो उनके बीच में आकर्षण नहीं होता। जैसे आप देखो, आप एक क्लासरूम में बैठे हो और आपके पास में कोई दूसरा बैठा है तो ऑब्वियस बात है आपके बीच में आकर्षण है, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से बात करने की ऐसे दिमाग में एजिटेशन चलता रहता है। लेकिन एक एक रूम में बैठा हो, एक दो रूम छोड़ के बैठा हो, क्या उनके बीच में कोई आकर्षण होता है, क्या नहीं होता है। तो आकर्षण को खत्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। अब डिस्टेंस कब बढ़ेगा, अब खुद सोचो आप, यदि आप प्रेशर बढ़ा दोगे, प्रेशर बढ़ाने का मतलब हो गया इस कंटेनर पर प्रेशर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल तो पास पास आ जाएंगे। भाई कोई चीज पे आप प्रेशर करोगे, प्रेशराइज मतलब मॉलिक्यूल बिल्कुल पास पास आ जाएंगे। इसका मतलब हमें क्या करना है, मॉलिक्यूल दूर करना है। तो प्रेशर बढ़ाना नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर कम करना पड़ेगा। एक कंडीशन तो ये होगी, प्रेशर कम होगा तो पिस्टन दूर दूर, पिस्टन पे प्रेशर ही नहीं होगा तो एक मॉलिक्यूल पे ये प्रेशर हो, एक पिस्टन यहाँ आ जाए तो एक मॉलिक्यूल यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, यहाँ होगा, ऐसे ऐसे चला जाएगा। तो यानी आपको प्रेशर कम करना पड़ेगा। दूसरी बात देखो, टेम्परेचर बढ़ाओगे आप, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल क्या होगा, दूर दूर भागेंगे, मॉलिक्यूल दूर दूर भागेंगे यानी मॉलिक्यूल के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। तो ये प्रेशर कम होना चाहिए और टेम्परेचर अधिक होना चाहिए। यदि ये दो कंडीशन आप रख दी तो कोई भी गैस आइडियल गैस की तरह व्यवहार करने लग जाएगी। तो आइडियल गैस के लिए यदि कोई कंडीशन पूछ लिया जाए आपको, आइडियल गैस के लिए कंडीशन यहां पे लिख लो भाई। आइडियल गैस की कंडीशन क्या होती है, आपको बोल दिया जाए तो आप लिखोगे सर एक तो होना चाहिए दाब होना चाहिए, वो कम होना चाहिए, और टेम्परेचर अधिक होना चाहिए, टेम्परेचर अधिक होना चाहिए। अब हमें क्या बोल रहे हैं, आइडियल गैस से सर्वाधिक विचलित होनी चाहिए। विचलित का मतलब जो आइडियल गैस नहीं शो करनी चाहिए। देखो ये कंडीशन आइडियल गैस की है और हमें आइडियल गैस नहीं चाहिए, हमें आइडियल गैस नहीं चाहिए, इसका मतलब हमें रियल गैस चाहिए। आइडियल गैस के लिए ये कंडीशन, इसकी उल्टी कंडीशन किसके लिए हो जाएगी, जो आइडियल गैस से सबसे अधिक विचलित होती है। विचलित का मतलब जो आइडियल गैस को फॉलो नहीं करे। तो दाब अधिक होनी चाहिए और टेम्परेचर कम होना चाहिए। ये कंडीशन ऐसी कंडीशन है जो आइडियल गैस से सबसे अधिक विचलित होती है। तो दाब अधिक होना चाहिए, ये रहा सर, और टेम्परेचर कम होना चाहिए, यानी सेकंड और थर्ड ऑप्शन। मेरे हिसाब से मैंने बहुत डिटेल में करवाया, ये आपकी चीजें समझ में आ गई। आगे देखो 11 नंबर, बॉयल। बॉयल मतलब, अरे बॉयल का नाम आते ही अपने को समझ में आ रहा है कोई टेम्परेचर की बातें चल रही है। बॉयल का मतलब होता है टेम्परेचर की कुछ बातें चल रही है, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इसमें क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, बिल्कुल। फिर देखो चार्ल्स, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। चार्ल्स में क्या होगा भाई, चार्ल्स का मतलब होता है प्रेशर, सीपी। ऐसे आप याद रखना है, चार्ल्स में सी ले लो और पी का प्रेशर का पी ले लो तो सीपी। यहाँ पे क्या आएगा, प्रेशर कांस्टेंट आएगा, प्रेशर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। फिर देखो डाल्टन, डाल्टन तो यही बोलते हैं टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, उसमें उपस्थित बीकर में उपस्थित सभी गैस के योग के बराबर हो गया, यानी पी टोटल की बात करेगा ये। फिर अवगाद्रो नियम, अवगाद्रो नियम क्या होता है भाई, ये सर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट की बात करेगा, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट बात। अवगाद्रो का मतलब होता है एन ए, और एन ए के प्रोपोर्शनल कोई भी गैस कब होगी, जब इसके अंदर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट आ जाए। तो देखो बॉयल में टेम्परेचर कांस्टेंट आना चाहिए। देखो ऐसे कौन सा ऑप्शन है, स्थिर टी है लेकिन यहाँ पे वी भी है, वी नहीं आना चाहिए, एन और पी नहीं, ये रहा
टी। देखो मोल तो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे हम। अगले वाली जो कंडीशन है टेम्परेचर कांस्टेंट, ये कौन सा होना चाहिए कंडीशन, ये बॉयल के लिए सर ई ऑप्शन। फिर चार्ल्स के लिए प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, बिल्कुल सर प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखो प्रेशर किसमें कांस्टेंट है सर, प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर, ये रहा प्रेशर, ओनली प्रेशर, तो डी ऑप्शन आएगा। फिर देखो डाल्टन के लिए टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा उन गैस के मध्य, तो ये रहा बी ऑप्शन आ जाएगा। फिर अवगाद्रो के लिए क्या होना चाहिए, टी और पी दोनों कांस्टेंट होना चाहिए, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है सर, फर्स्ट ऑप्शन है ई डी बी ए, ई डी बी ए, ई डी बी ए। आगे देखो आदर्श गैस समीकरण में संशोधन गुणांक क्या होता है। देखो हमें पता है कि एक जो रियल गैस होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी प्लस ए एन स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस एन बी इक्व टू क्या होता है एन आर टी। यहाँ पे जो ये ए है ना, अब देखो प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आकर्षण कम हो जाएगा, सॉरी आकर्षण बढ़ जाएगा। प्रेशर कम करेंगे तो आकर्षण घट जाएगा। यानी जो ये ए है, ये ए टर्म क्या बताएगी आपको, आकर्षण के बारे में बताएगी। किसके बारे में बताएगी भी, आकर्षण के बारे में बताएगी। तो ऐसा कोई है क्या, कहीं ऑप्शन आपको दिख रहा है कोई आकर्षण वाला, ये रहा सर, गैस अणुओं के मध्य आकर्षण बलों से। देखो प्रेशर के साथ में हमेशा आकर्षण जुड़ा हुआ होता है, ये ध्यान में रखना। कैसे सर, प्रेशर बढ़ाओगे आप तो आकर्षण बढ़ेगा क्योंकि मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, प्रेशर कम करोगे तो मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे, आकर्षण सबसे कम होगा। आगे देखो 13 नंबर, निम्न में से कौन सा बॉयल के नियम का सही ग्राफीय निरूपण है। बॉयल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, क्या होना चाहिए भी, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो आप बताओ मेरे को, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पी वी बराबर एन आर टी, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमेशा पी और वी के बीच में ग्राफ बनना चाहिए। देखो पी को ऐसे लिख सकता हूं एन आर टी अपॉन वी, ऐसे लिख सकता हूं पी बराबर एन आर टी इंटू 1 अपॉन वी, बिल्कुल लिख सकते हो सर। ये देखो कौन सी पे है सर, ये वाई एक्सिस पे है, ये किस पे आना चाहिए, एक्स एक्स पे आना चाहिए, और इसके जो पास वाला है वो क्या आना चाहिए, इसकी स्लोप आनी चाहिए। ऐसा कोई ग्राफ आना चाहिए जो वाई एक्सेस पे पी हो और एक्स एक्सेस पे 1 अपॉन एक्स हो। देखो पी हो, वी हो, पी हो, 1 अपॉन वी हो, ये ऑप्शन हो सकते हैं। पी और 1 अपॉन वी के बीच में ऐसा कोई ग्राफ आएगा क्या, नहीं आएगा सर। देखो ये प्रोपोर्शनल साइन है, पी प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन वी, यानी ऐसा साइन होगा, ऐसी लाइन होगी बढ़ते हुए क्रम में जो मूल बिंदु से जाएगी, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इनके इनके बीच में हो सकता है कैसे सर, पी वी बराबर होता है एन आर टी, ये जब कांस्टेंट है तो पी प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन वी, और जब भी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो ऐसा कर्व आता है। तो ये कर्व भी हो सकता है, बिल्कुल ये कर्व वो भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसा कर्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें ना हमें क्या कर रहा है, हमें ये जो यहाँ से थोड़ा सा इसका जो तरीका है ना वो ऐसा होना चाहिए, तरीका ऐसे तरीके आने चाहिए। इसमें हल्का सा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, मेरे को डाउट लग रहा है, इस वजह से ये नहीं होगा। क्या होगा, सी, ये वाला ऑप्शन ज्यादा सही होगा। अब देखो P प्रोपोर्शनल V होगा। अब देखो P और V के बीच में यदि आप ढाल बढ़ाओगे, आप ढाल बढ़ाओगे तो NRT की वैल्यू बढ़ेगी, ढाल बढ़ाओगे तो NRT की वैल्यू बढ़ेगी, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो देखो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। आगे देखो भी, निम्न में से कौन सी गैस समीकरण का सही रूप है। देखो पीवी बराबर क्या होता है एन आर टी, यदि आपने गैस के मोल है वो कांस्टेंट ले लिए तो क्या होगा भी, पीवी अपॉन टी बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और इसको कैसे लिख सकते हैं, पी वन वी वन अपॉन टी वन बराबर क्या आ जाएगा, पी टू वी टू अपॉन टी टू, पी वन वी वन अपॉन टी वन बराबर क्या आ जाएगा, पी टू वी टू अपॉन टी टू। ऐसा कौन सा ऑप्शन है सर, ये रहा सेकंड ऑप्शन। आगे देखो 15 डिग्री ताप पर एक गैस का आयतन 360 ml है, यदि दाब स्थिर है तो किस ताप पर उसका आयतन 400 ml हो जाएगा। देखो टेम्परेचर दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, दाब स्थिर पूछा हुआ है। तो देखो पीवी बराबर क्या होता है एन आर टी, ये दाब स्थिर है, बिल्कुल स्थिर चीजों को आप हटा दिया करो तो वी क्या होगा, वी प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा, यानी वी वन अपॉन वी टू बराबर क्या आ जाएगा, टी वन अपॉन टी टू। अब देखो 15 डिग्री टेम्परेचर है, टेम्परेचर हमेशा किस में लेते हैं, केल्विन में। तो टी वन की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 273 प्लस 15 आ जाएगी, प्लस 15, तो ये कितना आ जाएगा, 288 आ जाएगा। टी टू हमें पूछा हुआ है, बिल्कुल सर टी टू हमें पूछा हुआ है। देखो वी वन क्या है 360 अपॉन वी टू कितना है सर 400 बराबर टी वन कितना है 288 अपॉन टी टू हमें पूछा हुआ है, तो टी टू निकाल लो आप, 288 इंटू 400 डिवाइड बाई 360। ये देखो आप इसको सोल्व करोगे, 4 से सोल्व करोगे या 9 से सोल्व करोगे, नहीं 4 से सोल्व करेंगे, 4 से करोगे 9 चौक 36 और ये 10 आ जाएगा। फिर ये देखो इसको हटाओ आप, तो ये आ गया 9 या 27, फिर 1 2 32 यानी 320 डिग्री, आप 320 केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 320 केल्विन, 320 केल्विन। अब देखो केल्विन बराबर क्या होता है,
273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड। अब केल्विन की वैल्यू कितनी है 320 बराबर 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 320 माइनस 273। आप इसको सोल्व करोगे 27 और 20 47 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। आंसर है क्या 47, बिल्कुल सही है। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, कैलकुलेशन पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री पूरी पूरी कैलकुलेशन पे डिपेंड है। तो मेरे हिसाब से ये आपके समझ में आ गया। आगे देखो भाई, आगे देखो, एक वंडरवाल समीकरण कौन सी होती है सर, पी प्लस ए एन स्क्र अपॉन वी स्क्र इंटू वी माइनस एन बी बराबर क्या आएगी एन आर टी आएगी। वास्तविक गैस के लिए वंडरवाल समीकरण में आकर्षण बल को, ये रहा मैंने अभी बताया आपको, प्रेशर के साथ में कोई भी जुड़ा हो किसको बताएगा भाई, आकर्षण को बताएगा। तो आकर्षण वाला टर्म कौन सी है, ए एन स्क्र अपॉन वी स्क्र। ए एन स्क्र अपॉन वी स्क्र किसको बताएगा, आकर्षण को बताएगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ताप बढ़ाने पर द्रव्यों की विस्कोसिटी बढ़ती है क्या, बिल्कुल सही। विस्कोसिटी घटती है, बढ़ेगी नहीं, क्यों, क्योंकि विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। गाढ़ापन का मतलब मॉलिक्यूल पास पास रहने चाहिए। जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। जब मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, आकर्षण बल कम हो जाएगा। आकर्षण बल कम होगा तो ये क्या होगा, मॉलिक्यूल तेजी से भागेंगे, और तेजी से भागने का मतलब होता है श्यानता कम होना। श्यानता का मतलब होता है जितना ज्यादा गाढ़ापन हो, जैसे शहद कितना गाढ़ा होता है उसकी श्यानता सबसे अधिक होती है, क्योंकि वो गाढ़ा ज्यादा है। गाढ़ा ज्यादा है वो आसानी से द्रवित नहीं हो सकता, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा कि आप पानी फर्श पे गिराओगे और तुरंत फर्श पे पूरे पे फैल जाएगा। यदि तुरंत कोई फैल रहा है, जैसे पानी फैल रहा है, तो उसकी श्यानता कम होती है। ये चीज आपको ध्यान में रहनी चाहिए। श्यानता एक बार आपका माइंड में क्लियर होना चाहिए भी श्यानता होती क्या चीज है। फिर देखो, गैसों की श्यानता बढ़ती है, बिल्कुल सही बात है। ये आपको याद रखना है, टेम्परेचर बढ़ाने पे गैसों की श्यानता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, गैस तो ऑलरेडी बहुत दूर दूर है। जब आप क्या होगा, ये कंटेनर है, गैस तो ऑलरेडी ऐसे दूर दूर है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस और ज्यादा तेजी से भागेगी, और ज्यादा तेजी से भागेगी तो क्या होगा, दो मॉलिक्यूल के बीच में टकरावट ज्यादा होगी। भाई टकराएंगे मॉलिक्यूल ज्यादा, तो इसका मतलब टकराएंगे मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध ज्यादा होगा। प्रतिरोध ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, अब क्या होगा, जब इतनी बड़े मॉलिक्यूल के बीच में भागा भाग ज्यादा होगी, भागा दौड़ी ज्यादा होगी, तो एक दूसरे से टकराते रहेंगे। तो उनकी जो जो पहले उनकी मूवमेंट करने की दर थी वो अधिक थी, अब क्या हो गए, टकराने से उनकी दर कम हो जाएगी। दर कम हो जाएगी, इसका मतलब धीरे धीरे उनके बीच में क्या होगा, मॉलिक्यूल दूर होने की बजाय पास आने लग जाएंगे। तो इसका बोलते हैं अपने विस्कोसिटी बढ़ जाती है इसकी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखो, दाब बढ़ाने पर जल की श्यानता घटती है। दाब बढ़ाने पर जल की श्यानता घटती है जबकि अन्य द्रवों को बढ़ती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये एक अपने चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में बताऊंगा श्यानता। अभी मैं यहाँ बताऊंगा तो आधा घंटा खींच दूंगा, तो इसलिए कोई मतलब नहीं है। श्यानता आपको याद रखने, जब भी आप दाब बढ़ाओगे तो जल की श्यानता घटती है जबकि अन्य सभी की बढ़ती है। गैसों की श्यानता दाब द्वारा लगभग अपरिवर्तित रहती है, बिल्कुल सही बात है। फिर आगे देखो, द्रवों में श्यानता अणुओं के मध्य विसरण के कारण होती है। नहीं नहीं नहीं, द्रव का मतलब होता है, द्रवों में किसकी वजह से होते हैं, फोर्स की वजह से होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जबकि गैसों में श्यानता अणुओं के मध्य सहसंयोजक बल के कारण होती है। देखो उल्टा बता दिया, गैस क्या होती है, गैस एक दूसरे की तरफ मूवमेंट ज्यादा करती है, इसको बोलते हैं विसरण। तो गैसों में जो श्यानता होती है वो विसरण की वजह से होती है, और द्रवों में जो श्यानता होती है वो सहसंयोजक बल की वजह से होती है। एक दूसरे को उल्टा बोल दिया, इसलिए गलत ऑप्शन है। आगे देखो, एक गैस का घनत्व दिया हुआ है 1.25 ग्राम पर लीटर, तो एनटीपी पर ये गैस होगी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 22.4 लीटर एनटीपी पर एक गैस होती है, तो वो किसके बराबर होगी, वो सर एक मोल आयतन को घेरती है। 22.4 लीटर मतलब एक मोल आयतन के बराबर होता है, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे कितने लीटर दिए हुए, पर लीटर का मतलब मैं 1 लीटर मानता हूँ, तो 1 लीटर आयतन कितने मोल रखेगी भाई सर, 1 लीटर आयतन कितने मोल रखेगी सर, 1/22.4 मोल। मोल के अंदर बात चल रही है, 1/22.4 मोल रखेगी। एक मिनट, अपने यहां से ऐसे ज्यादा बढ़िया रहेगा, यहां तक आ गया। आपको क्या करना है, 22.4 लीटर मोल यदि कोई आयतन है किसी गैस का, तो वो कितने मोल रखेंगी, 1 मोल रखेगी। अब देखो इसको, देखो आप 1 लीटर आयतन पे कितने मोल रख रही भी, ये रहा सर गैस 1.25 ग्राम मोल रख रही है। 1 लीटर आयतन कर दिया जाए तो कितनी गैस का घनत्व है, 1.25 ग्राम पर लीटर है ना। इस 1 लीटर को मैं लीटर की जगह 1 लीटर रखूंगा तो सर आयतन कितना आ जाएगा सर, इसका मोल कितना आ जाएगा, भार कितना आ जाएगा, 1.25 ग्राम भार आ जाएगा इसका। अब देखो आयतन यदि 22.4 लीटर करेंगे तो इसका भार कितना आएगा सर, 1.25 इंटू 22.4 लीटर। आप इसको सोल्व करोगे तो 28 ग्राम आ जाएगा भार।
अब अपने को क्या होना चाहिए, 1 मोल आना चाहिए। देखो 22.4 लीटर पे ये इतना ग्राम में आ रहा है, जबकि हमें पता है 22.4 लीटर पे 1 मोल आना चाहिए। तो मोल बराबर क्या होगा, भार बटा अणुभार। मोल कितना आना चाहिए, 1 मोल का मतलब हो गया भार बराबर क्या आना चाहिए, अणुभार। ऐसी कौन सी गैस है जिसका भार कितना होना चाहिए, भार इतना आ गया 28। तो यानी ऐसी कौन सी गैस है जिसका अणुभार 28 है, वो इसका आंसर होगा। देखो भाई 28 वाला कौन सा है, ये भी 28 वाला है। CH4 क्या होगा, 12 4 16, ये नहीं है। फिर ये देखो कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16, 28 हो गया। और ये कितना हो गया, ये भी 28 हो गया। यानी ये तीन गैस तो क्या होगी, एनटीपी पे होगी और एक नहीं होगी। तो ये आप ऐसे लिखो, ये क्वेश्चन गलत फ्रेम हुआ है। एनटीपी पर कौन सी गैस नहीं होगी, तो कौन सी नहीं होगी, बी ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन यदि आपको होगी तो ये तीनों गैस पॉसिबल है, क्योंकि इनका अणुभार कितना है, 28 है। आगे देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये, बेहतरीन क्वेश्चन था वो, आप इसमें इंपॉर्टेंट भी लगा सकते हो। आगे देखो, 4 ग्राम H2 गैस की 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है अभी, 3/2 nRT के बराबर होती है। 3/2 nRT, 3/2 n का वैल्यू देखो, n यहां से निकलेंगे। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हो भाई, मैंने मोल आपको मोल कंसेप्ट में बड़ी डिटेल में बताया है कैसे निकालते हो। सर भार बटा अणुभार, कितना भार है इसका, 4 बटा अणुभार कितना होता है H2 का 2, तो मोल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 इंटू आर की वैल्यू, सब कैलोरी में देखो आंसर किस में, कैलोरी। जब भी कैलोरी मिलेंगे तो आर की वैल्यू क्या लेंगे, 2 लेंगे। इंटू टेम्परेचर, सर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, हमेशा टेम्परेचर किस में लेते हैं, केल्विन में। तो सर इसमें क्या करेंगे, 273 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, केल्विन में 300 आ जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे तो देखो 3 इंटू 2 6, 6 तिया 18, 1800 केल्विन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1800 केल्विन। आगे देखो 20 नंबर, वी लीटर के एक प्लास में 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0.2 मोल ऑक्सीजन, 0.4 मोल N2, 0.1 मोल अमोनिया एंड 0.3 मोल हीलियम गैसें उपस्थित है। यदि इन अक्रियशील गैसों द्वारा लगाया गया कुल दाब कितना भी, 1 ATM है, तो N2 गैस का आंशिक दाब होगा। अभी मैंने आपको बताया था आंशिक दाब किसका निकालना है, N2 का। तो कैसे निकालोगे, N2 का मोल बिन, N2 का मोल बिन इंटू पी टोटल। N2 का मोल बिन कैसे निकालोगे, गैस के मोल, N2 गैस के मोल कितने हैं भाई, ये रहे सर। मोल भी निकालना आता है ना आपको, N ऑफ N2 अपॉन N टोटल इंटू पी टोटल। अब देखो मोल कितने N2 के, सर 0.4 अपॉन टोटल मोल कितने आ जाएगी इसमें, सर 0.2 ये रहा, 0.4 ये रहा, 0.6 पॉइंट ये 1, 0.7, 0.3 यानी 1। तो टोटल मोल कितने आ गए, 1 इंटू पी टोटल कितना है सर, पी टोटल ये रहा 1 ATM के बराबर है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.4 ATM आ जाएगी। क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, 0.4 ATM। ये आपका आंशिक दाब वाले कंसेप्ट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। आंशिक दाब में एक ही फॉर्मूला याद रखना आपको, उसके मोल बिन इंटू टोटल प्रेशर निकालना आपको, ठीक है। टोटल मोल निकालने, टोटल मोल आपको पता होना चाहिए और कुल दाब आपको पता होना चाहिए। आगे देखो भाई, एक्स और वाई के वाष्प घनत्व दिए हुए 3:5 के है, तो इस गैसों का अणुभार क्या होगा। अरे भाई ये तो आपको पता ही होना चाहिए ना, वाष्प घनत्व क्या होता है भाई, वाष्प घनत्व बराबर क्या होता है भाई, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई 2, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई 2। अब देखो वाष्प घनत्व और मोलिकुलर वेट एक दूसरे क्या हो गए, समानुपाती हो गए। यानी वाष्प घनत्व प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट। अब आपको क्या पूछा, अणुभार का अनुपात, जो वाष्प घनत्व का अनुपात होगा वही तो अणुभार का होगा, बिल्कुल सर। इसका अनुपात कितना है, 3:5। तो यही सेम का सेम किस में होगा, यही सेम का सेम मोलिकुलर वेट का अणुभार का अनुपात होगा, तो 3:5 आ जाएगा। आगे देखो भाई, आगे देखो, एक गैसीय मिश्रण में N2O2 अणुओं के मोल दिए हुए 2, 4 और 3 मोल है। यदि गैस का कुल मिश्रण का कुल दाब 3 ATM है, तो NO गैस का आंशिक दाब होगा। वही सेम क्वेश्चन आ गया, P ऑफ NO बराबर क्या करोगे, X ऑफ NO इंटू पी टोटल। X ऑफ NO का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ NO अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल इंटू पी टोटल। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ NO के मोल कितने हैं, कितने सर, 3 मोल है, अपॉन टोटल मोल कितने आ गए सर, 2 ये रे, 4 ये रे, 3 ये रे, टोटल जोड़ोगे आप तो 9 मोल आ जाएंगे। इंटू पी टोटल कितना आ गया सर, 3 आ गया। आप इसको सोल्व करोगे, ये 3 से कटेगा तो 1/3 इंटू 3 यानी 1 आ जाएगा। तो इसका टोटल जो आंशिक दाब होगा NO गैस का कितना आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा, 1 ATM आ जाएगा। सॉरी, मोल में नहीं आता है, दाब किस में आता है, ATM में आता है। आगे देखो भाई, आदर्श गैस के लिए सड़पिनता गुणांक यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो क्या रियल गैस को अपने दबाया जा सकता है, क्या नहीं दबाते, क्योंकि उनमें कोई भी आकर्षण बल नहीं होता। जब उनके बीच में आकर्षण बल नहीं होगा तो उसको दबा नहीं सकेंगे, और जब तक गैस दबाएंगे नहीं, इसका मतलब उस जेड, उसके लिए जेड की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। आगे देखो भाई 24 नंबर,
उच्च ताप और निम्न दाब पर वंडरवाल समीकरण हो जाती है। अभी मैंने आपको बताया था, अभी क्या बताया था वो पीछे, एक मिनट पेन चेंज करते हैं इसमें। ये देखो, आपको मैंने अभी बताया उच्च ताप और निम्न दाब, ये किसकी कंडीशन है भाई? देखो, ताप अधिक होगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, मॉलिक्यूल जब दूर दूर होंगे तो उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। ऐसे निम्न दाब होगा तो मॉलिक्यूल क्या होंगे? दूर दूर होंगे, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। और जब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो, दूर दूर हो और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे आइडियल गैस। कौन सी गैस बोलेंगे भाई? आइडियल गैस। और आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला क्या होता है सर? पीवी बराबर क्या होता है? एन आर टी। पीवी बराबर क्या होता है? एन आर टी। ये किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। तो उच्च ताप और निम्न दाब पर वंडरवाल समीकरण किस में कन्वर्ट हो जाती है? आइडियल गैस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, उच्च ताप और निम्न दाब पर वंडरवाल समीकरण किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आइडियल गैस में हो जाएगी, यानी पीवी बराबर एन आर टी में कन्वर्ट हो जाएगी। आगे देखो, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है? आप जब क्रिस्टलीय ठोस को पढ़ोगे सॉलिड स्टेट में, तो वहां सीधा सीधा लिखे हुआ आपका, कुछ ही नहीं करना आपको। कौन सा क्रिस्टलीय होता है, कौन सा एमोर्फस होता है, वो वहां पे लिखा हुआ है। निश्चित और सम अभिलाषी की संलग्न गुप्ता होती है, बिल्कुल निश्चित क्रम होता है। क्रिस्टल का मतलब ही निश्चित क्रम के रूप में होता है, तो ये बात सही है। समदेशी प्रकृति, नहीं नहीं नहीं, क्रिस्टलीय ठोस की विषमदेशी प्रकृति होती है। विषमदेशी मतलब अलग अलग दिशा में जाओगे आप, या सेम दिशा में जब जाओगे तो उनके अलग अलग गुण मिलेंगे आपको, इसको बोलते हैं विषमदेशी। इसका मतलब क्रिस्टलीय ठोस कैसा होता है? विषमदेशी। इसने क्या बोल दिया? समदेशी, जो कि गलत है। संपूर्ण क्रिस्टल में अवयवीय कणों की व्यवस्था का एक नियमित पैटर्न होता है, बिल्कुल सही बात है। नियमित पैटर्न होगा तभी तो उसको क्रिस्टल बोलेंगे। फिर एक वाष्पीय ठोस होता है, ये बात भी सही है, लेकिन इसने विषमदेशी की जगह समदेशी कर दिया, जो कि गलत है। आगे देखो भाई 26 नंबर, विभिन्न प्रकार की एक कोष्टिकों में संकुलन क्षमता का सही क्रम है। आपको क्या निकालना है? पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी। क्या निकालनी है? पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। पैकिंग एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होती है सर? सर सबसे ज्यादा होती है एफसीसी, फिर क्या होगा? बीसीसी, फिर क्या होगी? सिंपल क्यूबिक, फिर क्या होगी? सिंपल क्यूबिक। एफसीसी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है सर? 74%। बीसीसी कितनी होती है सर? 68%। और सिंपल क्यूबिक की कितनी होती है? 52% होती है। एफसीसी की कितनी? 74। बीसीसी की कितनी? 68। और सिंपल क्यूबी की कितनी? 52। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? एफसीसी की होनी चाहिए। सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए? एफसीसी की। फिर किसकी होनी चाहिए? बीसीसी। फिर किसकी होनी चाहिए? सामान्य गणीय की, यानी बी ऑप्शन आ जाएगा। आगे देखो, अंतः केंद्रीय गणीय बीसीसी व्यवस्था में रिक्त स्थान का प्रतिशत है। अभी मैंने आपको बताया बीसीसी, बीसीसी में एफिशिएंसी कितनी है भाई? पैकिंग एफिशिएंसी 68%। 68% भरी हुई है, 100 में से 68% जगह भरी हुई है। पैकिंग एफिशिएंसी मतलब पैक है, कितनी परसेंट जगह पैक है? 68%। तो रिक्त स्थान कितना होगा सर? 100 माइनस 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32% ऐसा स्थान है बीसीसी में जो खाली पड़ा है, रिक्त पड़ा है। ठीक है, आगे देखो, निम्न में से कौन सा एक अक्रिस्टलीय ठोस यानी एमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है? एमोर्फस सॉलिड आप जब पढ़ोगे एनसीईआरटी में, तो आपको वहां पे स्पष्ट रूप से दिया हुआ है एमोर्फस सॉलिड कौन सा होता है? क्वार्ट्ज कांच, SiO2 क्या होता है? एक एमोर्फस सॉलिड होता है। आगे देखो भी, क्रिस्टलीय ठोसों की निश्चित गलनांक होता है भी, बिल्कुल सही बात, निश्चित गलनांक होता है। इसका रीजन क्या है? आप पढ़ोगे वहां बार बार सॉलिड स्टेट में मैं आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल ये सीधे फिक्स क्वेश्चन है, जहां से डायरेक्ट अपने एनसीईआरटी से उठाए में। जो निश्चित गलनांक होने का कारण होता है, उनके बीच में एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक की व्यवस्था होती है। भाई आपको ये पता है क्रिस्टल ठोस में क्या होती है? नियमित व्यवस्था होती है, और वो भी एक दीर्घ प्राची वाली होती है, लंबे टाइम वाली। ऐसे नहीं है कि आप छोटा सा एक पैकिंग बनाए, एक बहुत बड़ा पैकिंग होता है जिसके अंदर पूरी व्यवस्था अपनी सेट होती है। तो इसमें मतलब उसका क्या होगा? एक निश्चित गलनांक होगा। ऐसा नहीं है कि आप, एक तो क्या है वो प्लास्टिक होता है, देखो प्लास्टिक का टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है। एक ऐसा हो, एक फिक्स लेयर हो, तो वो आप उतने टेम्परेचर दोगे तो वो क्या होगा? एक साथ क्या होगा? उनकी गलनांक बढ़ेगा। इसका मतलब वो फिक्स होने के बाद में, यानी उसका गलनांक फिक्स है, ऐसा नहीं है वेरी कर रहा है। तो उसके फिक्स होने की वजह क्यों है? क्योंकि उसमें एक जैसी प्रकृति पाई जाती है। तो ये होगा, क्रिस्टलीय जालक में अवयवीय कणों की नियमित व्यवस्था दीर्घ प्रास तक होती है, इस वजह से उसकी क्या होता है? गलनांक फिक्स होता है। आगे देखो भाई, निम्न में से कौन सा जालक नेटवर्क ठोस है? कौन सा जालक नेटवर्क ठोस है? SO2 नहीं होता है नेटवर्क, I2 भी नहीं होता, हमें पता है H2 भी नहीं होता। नेटवर्क कौन सा होगा? हीरा होगा, जिसके अंदर बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, एक बिल्कुल ऐसे क्या होगा? नेटवर्क की तरह 3D स्ट्रक्चर होती है इसकी। कैसे स्ट्रक्चर होती है? 3D स्ट्रक्चर होती है। आगे देखो, Na क्रिस्टल को एक कोष्टिका में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है। देखो NaCl क्रिस्टल है,
अब आप पढ़ोगे NaCl किस प्रकार की क्रिस्टल बनाता है? सर FCC बनाता है। NaCl क्या बनाता है भी? NaCl सर FCC बनाता है। और FCC में मुझे ये पता है FCC के लिए Z की वैल्यू क्या आती है? सर Z की वैल्यू 4 आती है। FCC के लिए Z की वैल्यू कितनी? 4। अब एक आप पढ़ोगे ऑक्ट्राहेड्रल वॉइड, वो किसके बराबर होती है? Z के बराबर होती है। एक आप पढ़ोगे टेट्राहेड्रल वॉइड, वो किसके बराबर होती है? 2 इंटू Z के बराबर होती है। देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड Z के बराबर होगी, यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसमें 4 होगी, और टेट्राहेड्रल वॉइड इसमें कितनी होगी? 8 होगी। तो देखो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि चतुष्फलकीय रिक्ति यानी टेट्राहेड्रल कितनी होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, बी ऑप्शन आएगा। आगे देखो अष्टफलीय रिक्तियों से दुगुनी, क्या सही बात है कि ये 4 है ये 8 है? बिल्कुल सही बात है। अष्टफलीय रिक्तियों में 4 गुनी, नहीं नहीं नहीं, तो ये मतलब बी और सी ऑप्शन सही होने चाहिए, बी और सी ऑप्शन सही होने चाहिए। यहां तक अपने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद ये होगी फिजिक्स स्टार्ट। इसके बाद में क्या होगा? देखो बहुत अच्छा पेपर बना रहे हम, शानदार क्वालिटी। आप एक बार पेपर को देखो, आपको ऐसा लगेगा मजा आ रहा है पेपर करने में, बहुत ही शानदार क्वालिटी के। यदि आपको भी ज्वाइन करना है, आपको ऐसा लग रहा है मेरे को सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो आप निश्चित रूप से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा कंटेंट। बेहतरीन कंटेंट करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे सारे फैकल्टी लगे हुए हैं और हमें अच्छी तरह से पता है कि कौन से क्वेश्चन RPSC पूछती है, हम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। यदि किसी साथी को प्रैक्टिस करनी है तो निश्चित रूप से आपको फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन डाउनलोड करके और वहाँ पे आप हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसको परचेज कर सकते हो। इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा। आगे देखो कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन अपने इसके बायोलॉजी के बाद में ये रहा, 106 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। आप देखो बायोलॉजी की भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन, कितने शानदार शानदार क्वेश्चन बायोलॉजी में भी हमारे टेस्ट पेपर में, यानी सारा NCERT बेस्ट पेपर है। ये नहीं कह सकते आप कि NCERT से बाहर है, सारे के सारे NCERT से बेस्ट पेपर है और बेहतरीन पेपर है। इतने मैं कह सकता हूँ। यदि किसी साथी के मन में चल रहा है तो डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना चाहिए। क्रिस्टल तंत्र का प्रकार, जब अक्षीय दूरियां A बराबर B नॉट इक्वल टू C और अक्षीय कोण अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री और बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है, तो कौन सा ऐसा क्रिस्टल होगा? तो देखो इस क्रिस्टल के लिए एक ट्रिक बताता हूं आपको, CTORMTH। CTORMTH ये आप 2-3 बार पढ़ोगे, आप याद हो जाएगी। मेरे तो आधी रात में याद रहती है कि CTORMTH में क्या होता है। सर C से यहां से स्टार्ट करो, A बराबर B बराबर C, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये होता है। और बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ये किसके बराबर है? C। अब देखो T में आओगे आप तो और तो सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन A बराबर B एक नॉट इक्वल टू C हो जाएगा, ये सेम रहेगा। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा आएगा। फिर O में आओगे तो ये और B और बराबर C, देखो एक C पहले आया हुआ था, एक और आ जाएगा, नॉट इक्वल टू आ जाएगा। लेकिन कोण क्या हो गए? कोण बराबर ही रहेंगे, किसके? 90 डिग्री के। फिर आप R में आओगे, बिल्कुल सर अब R में पहुंच गए हम, तो R में क्या करोगे? आर में वापस करो आप, A बराबर B बराबर C, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा। यानी C और R लगभग सेम होंगे। C में क्या होगा? अल्फा बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होगा। यहाँ क्या होगा? A बराबर B बराबर C होगा, लेकिन अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा होगा, लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। ये आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है। फिर मोनोक्लिनिक में क्या होता है? सर A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। अब वापस क्या किया हमने? A बराबर नॉट इक्वल टू B बराबर नॉट इक्वल टू C, अल्फा बराबर क्या होगा? गामा बराबर 90 डिग्री, और बीटा क्या होगा? 90 डिग्री नहीं होगा। ऐसा कोई ऑप्शन। फिर देखो ट्राई क्लिनिक, सबसे ज्यादा यदि कोई असममित अपना क्रिस्टल लैटिस है तो वो ट्राई क्लिनिक है, इसमें कोई भी समान नहीं होगा। देखो A बराबर नॉट इक्वल टू B बराबर नॉट इक्वल टू C, और ट्राई क्लिनिक में क्या होगा? कोई भी बराबर नहीं होना चाहिए। तो अल्फा बराबर नॉट इक्वल टू बीटा बराबर नॉट इक्वल टू गामा बराबर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। हेक्सागोनल आपको पता ही है सर, A बराबर B होता है नॉट इक्वल टू C होता है, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री होता है, और गामा बराबर क्या होता है? 120 डिग्री। ये आपको क्रिस्टल याद रहनी चाहिए। CTORMTH होगा तो शुरू में देखो आपको A बराबर रखना है, फिर A में एक में चेंज करना है, फिर भुजा में दोनों में चेंज करना है। फिर क्या होगा? फिर C और R को बराबर रखना है। फिर मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में क्या होंगे? कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी। M और T में देखो वापस भुजा चेंज कर दी, फिर आपको एंगल चेंज करना पड़ेगा। मोनोक्लिनिक में अल्फा और गामा की वैल्यू 90 डिग्री है, जबकि बीटा 90 के बराबर नहीं होगा। और ट्राई क्लिनिक में कोई भी समान नहीं होगा। फिर हेक्सागोनल, वापस देखो हेक्सागोनल सेम हो रहा है, A बराबर B हो जाएगा, लेकिन C के बराबर नहीं होगा, और अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 होगा, और गामा 120 डिग्री हो जाएगा। अब आपने क्या पूछा है? A बराबर B बराबर C, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। देखो और कोई भी बराबर नहीं है। जब तीनों भुजा बराबर नहीं है तो आपके पास दिमाग में दो ही चीज आनी चाहिए। जब तीनों भुजा आपके बराबर नहीं है तो आपके दिमाग में 3 चीजें आनी चाहिए। कौन कौन सी आनी चाहिए? एक तो O आना चाहिए, एक M आना चाहिए, एक T आना चाहिए। ठीक है। अब यदि आप देखो तीनों बराबर होते हैं
तीनों बराबर होती है तो ऑर्थोगोनल होता। कोई भी बराबर नहीं होता तो ट्राइक्लिनिक होता, और दो बराबर है तो क्या होगा, मोनोक्लिनिक होगा। ए ऑप्शन आ जाएगा। मेरे हिसाब से बिल्कुल सिंपल कर दिया। एक दो बार आप पढ़ोगे और ज्यादा, इसको और ज्यादा अपन डेप्थ में पढ़ेंगे कब, जब अपने कोर्स पढ़ेंगे। उसमें एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये आता है, और एकदम मेमोरी में फिट हो जाएगी आपकी चीजें। देखो, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तीन चीजें आनी चाहिए, और तो फिर मोनो, फिर ट्राइक्लिनिक। समझ में आई क्या, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ये तीन चीजें आनी चाहिए। कोई भी बराबर नहीं है, कोई भी बराबर नहीं है ट्राइक्लिनिक, कोई भी बराबर नहीं है तो ट्राइक्लिनिक। किस तरह के दोष में अंतरकाशी स्थान में धनायन की उपस्थिति होती है। अंतरकाशी का मतलब लेटिस के अंदर ही धनायन आना चाहिए। ये नहीं हो कि लेटिस से बाहर चला जाए। सिर्फ ये क्या करेगा, जैसे यहाँ लेटिस है तो ये लेटिस को छोड़ के इसके बीच जो खाली जगह है वहां पे धनायन आ जाना चाहिए। तो ऐसा कौन सा होता है सर, फ्रेंकल दोष होता है। फ्रेंकल में क्या होता है, लेटिस नहीं छोड़ता, जबकि शॉर्ट की में क्या होता है, शॉर्ट मार के उसको बाहर भगा देते हैं, यानी प्लस और माइनस बाहर चले जाते हैं, जबकि फ्रेंकल में बाहर नहीं जाएंगे, वो उसकी उसी लेटिस में घूमते रहेंगे। लेकिन वो खाली स्थान बना देंगे तो उसकी जगह क्या होगा, एम पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं फ्रेंकल दोष। आगे देखो, शॉर्ट की दोष के लिए असत्य कथन है। इस प्रकार की त्रुटि मुख्यतः आयनिक यौगिकों में पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। आयनिक मतलब प्लस और माइनस, एक प्लस होना चाहिए एक माइनस होना चाहिए, वो एक साथ बाहर जाएंगे। इस प्रकार की यौगिक समन्वय संख्या निम्न होती थी। नहीं नहीं नहीं, समन्वय संख्या कोऑर्डिनेट नंबर जब तक ज्यादा नहीं होगा भाई, कम नंबर वाला को उनकी तो होल्ड ज्यादा होगी, पकड़ ज्यादा होगी, पकड़ ज्यादा होगी तो उनको बाहर भेजना इतना आसान नहीं होगा। आप देखो, एक तो चार मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है ऐसे, तो इनके बीच में पकड़ ज्यादा है, तो इसको अपने यहां से उठा के बाहर भेजना है, लेटिस से बाहर भेजना है, तो बहुत ज्यादा जोर आएगा। एक ये मॉलिक्यूल 8 मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, ऐसे दूर दूर होंगे 8 मॉलिक्यूल, तो इनके बीच में पकड़ कम होगी। पकड़ कम होगी तो इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, लेटिस से बाहर भेज सकते हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। आगे देखो भी, अगला ऑप्शन क्या है, 3 नंबर, धनायन और ऋणायन की साइज लगभग समान होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जब तक साइज बराबर नहीं होगी तब तक कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा उसी का होता है जिसमें धनायन और ऋणायन की साइज समान होती है, और साइज समान होगा तभी उनको बाहर भेज सकते हैं दोनों को एक साथ। एक छोटे साइज का होगा तो वो बाहर नहीं जाएगा, दोनों का साइज समान होगा तभी इसको क्या करेंगे, क्रिस्टल से बाहर भेजेंगे, लेटिस से बाहर भेजेंगे इसको। फिर देखो, NaCl इस प्रकार की त्रुटि दिखाता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बॉम्बे ऑप्शन आ जाएगा। आगे देखो, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। सरल घन सिंपल क्यूबिक होता है, इसके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आती है भाई, 52%। इसको क्या बोल सकते हैं, पाई/6 बोलते हैं। तो कुल आयतन का कितना आ जाएगा आंसर, पाई/6 होता है। बिल्कुल सही बात है। उपस्थित परमाणु के द्वारा व्याप्त कुल आयतन कितना होगा, पाई/6 होगा। यदि कोर लंबाई ए हो तो BCC की संरचना बताओ। आप बताओ मेरे को, BCC क्या होती है भी, बॉडी सेंटर्ड। आप रूम में देखो, बॉडी सेंटर्ड का मतलब होता है इस कॉर्नर से लेके नीचे वाला कॉर्नर, ये पूरा बॉडी को टच करता हुआ जाएगा। देखो, यहां से ये है, फिर यहाँ ये है, फिर ये आधा है। एक यहाँ पे एटम होगा, कोई आधा एटम यहाँ होगा, आधा एटम बाहर होगा। ये बीच वाला एटम पूरा आना चाहिए, और इधर वाला कॉर्नर वाला भी एटम आधा आना चाहिए। तो देखो, ये इसके बराबर, ये कौन सी डिस्टेंस होती है सर, √3 के बराबर होती है भाई। ये ए है, ये ए है। आप चेक करोगे BCC में तो ये क्या होगा, √3 के बराबर आएगी। कैसे सर, ये आप सिंपल क्यूब भी नहीं है, ये ऐसे है। देखो ये ऐसे। अब क्या करोगे आप, ये इसका कॉर्नर इसके कॉर्नर के साथ में ऐड हो रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये किसके बराबर आने चाहिए, डिस्टेंस √3 के बराबर आने चाहिए। तो √3a बराबर, देखो r ये हो गया, ये r, फिर ये r, फिर r, कितनी रेडियस के बराबर आना चाहिए, 4r के बराबर आना चाहिए। तो r की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, √3a भाई 4 के बराबर आ जाएगी। BCC में आपको याद रखना है √3a बराबर 4। FCC में आपको याद रखना है, FCC आता तो √2a/4 आ जाता r की वैल्यू। फिर HCP में क्या होगा, आगे आगे आपका HCP। SCP में एक के ऊपर एक पंक्ति में हर गोले की उपसंयोजन संख्या 8 होती है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बोल दी इसने, 6 होती है, ये गलत बोल दिया इसने। सल्फर S8 और आयोडीन दोनों आणविक ठोस है। बिल्कुल सही बात है। इसका वाला C ऑप्शन गलत बोल दिया इसने। आगे देखो, एक यौगिक दो एलिमेंट X और Y से निर्मित है। Y एलिमेंट के परमाणु से CCP बनती है। CCP बोल दो या FCC बोल दो, एक ही बात है। किससे बनती है भाई, Y से बनती है। और X के परमाणु क्या बनाते हैं, X फल के रिक्तिकों में बनाते हैं। देखो, FCC बनाएगा तो Z की वैल्यू क्या आएगी इसमें, 4। तो Y बराबर क्या होना चाहिए, 4। अब देखो, X बराबर क्या बनाएगा, X बराबर बनाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसके बराबर आना चाहिए, Z के बराबर, यानी ये भी कितनी आनी चाहिए संख्या में, 4। तो X भी कितना आएगा, 4। X और Y बराबर हो गए तो इनका फॉर्मूला क्या आएगा, XY आ जाएगा। इनका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, X और Y आ जाएगा। आगे देखो, FCC में चतुष्फल के रिक्तिकों संख्या अभी बात की है। FCC के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है भाई, 4 होती है। और TV कितने होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होनी चाहिए, 2Z के बराबर होनी चाहिए। तो 4 है यदि Z, तो 2Z कितना होगा, 8 होगा। तो FCC में टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी,
8 होगी। ये बात आपको याद होनी चाहिए। फिर देखो गणीय निविड संकुलन यानी सिंपल क्यूब की बात करिए, घन ये बात कर रहे हैं तो की घन का मतलब क्यूब की बात कर रहे हैं, यानी क्यूबी की बात करें, सीसीपी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहा है? सीसीपी, क्यूबिंग क्लोज पैकिंग की बात कर रहे हैं। तो सीसीपी किसके बराबर होता है? सीसीपी बोल दो या एफसीसी बोल दो, एक ही बात होती है क्या? बिल्कुल। तो सीसीपी के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है? 4। तो इसके लिए चतुष्फलकीय है जो वॉइड होगा वो कितना होगा? 8 होगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा? 4 होगा। देखो 4 चतुष्फलकीय रिक्तिका होती है, गलत। 4 चतुष्फल की रिक्तियां होती है, गलत। 8 चतुष्फल की रिक्तियां होती है, बिल्कुल सही बात है। 8 चतुष्फल की रिक्तियां, बिल्कुल सही बात है। ये दोनों ऑप्शन सही हो गए, यानी ए और बी तो कैंसिल हो गया, बी, सी और डी में कोई आंसर होगा। आगे देखो, जो 4 समीपवर्ती एक कोष्टिका द्वारा सहभाजित होती है, बिल्कुल गलत बात बोल दी इसने। एक कोष्टिका द्वारा सहभाजित नहीं होती 4, क्या होती है? एक कोष्टिका भीतर 8 चतुष्फल की रिक्तिका होती है, बिल्कुल सही बात है। अब ये जो 4 होती है ना, ये जो 8 रहती, ये कैसे होती है ये आपको मैं बताऊंगा आगे कि 8 की 8 कैसे अरेंजमेंट होता है। एक क्या होगा, एक जो अपने बीसीसी वाली लाइन होती है जो मिड रेखा से निकलती है, उनके बीच में वॉइड बनाएगी। फिर कोई बीच में खा बनाएगी, जो अपना फेस होता है, सॉरी सिंपल क्यूबिक वाले होते हैं, उसके बीच में क्या बनाएगी? वॉइड बनाएगी। कैसे वॉइड बनाएगी वो आगे बताऊंगा आपको। एक बार के लिए ये याद रखना है कि ये जो बोल रहा है, ये टीवी निकालना सीख चुके हो आप, ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकालना सीख चुके हो, इनकी वैल्यू कैसे आती है वो सब कुछ आपको बता दूंगा मैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर के पर ऑक्सो अम्ल है? अब पर ऑक्सो का मतलब जिसके बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड मिलता है, और ये मैंने आपको करवा रखा हूं, ये मैंने आपको करवाया था। केरो एसिड क्या होता है? पर ऑक्सो अम्ल होता है। H2SO5 क्या होता है? पर ऑक्सो। अब एक पर ऑक्सो के लिए आपको ये कंडीशन देखनी है कि जिसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हो, जिसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो, तो उसमें हमेशा क्या आएगा भाई? हमेशा उसमें पर ऑक्सो बॉन्ड मिलता है। जिसके भी ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो, उसमें हमेशा पर ऑक्सो बॉन्ड मिलता है। देखो पहले वाला देखो, H2SO5 की आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, 5 दूनी 10, 10 में से दोगे 8, यानी पहले में आएगी 8। क्या सल्फर 8 बॉन्ड बनाता है क्या? नहीं सर, सल्फर ऑक्सीजन वाले में है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? 6 होती है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या है? इसमें क्या होगा? डेफिनेटली पर ऑक्सो बॉन्ड होगा। इसमें क्या होगा? पर ऑक्सो। आगे देखो H2S2O8, इसमें देखो +2 माइनस 16 बराबर 0। 2x माइनस 16 में से दोगे 14, यानी 2x बराबर 14, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 7। ये भी देखो 6 से अधिक है भाई। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, किसमें? सल्फर में। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, एक में 8 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों में क्या होगा? पर ऑक्सो बॉन्ड होगा, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। एक केरो एसिड है, एक मार्शल एसिड है। मार्शल एसिड में भी पर ऑक्सो बॉन्ड होता है और केरो एसिड में भी पर ऑक्सो होता है। ये आपको थ्योरी सेशन में करवाएंगे, तब बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगी आपकी बातें। आगे देखो भाई, ठोस अवस्था में PCl5, देखो हमेशा याद रखना, ठोस अवस्था में PCl5 किसकी फॉर्म में होता है? PCl4+ और PCl6- ऐसे टूटता है। हमेशा सॉलिड अवस्था में क्या होगा? हमेशा और हमेशा सॉलिड अवस्था में PCl5 ऐसे टूटेगा, PCl4+ और PCl6-। ठीक है, तो देखो सहसंयोजक यौगिक बनाता है क्या? नहीं बनाता, ये आयनिक यौगिक बनाता है, तो ये गलत हो गया। चतुष्फलक, ये बोला अष्टफल की संरचना होती है क्या? अष्टफल की है क्या? नहीं सर, ये क्या है? ये तो चतुष्फल की है, और ये क्या है? अष्टफल की है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। आगे देखो, आयनी ठोस होता है जो PCl6+ अष्टफल के और PCl5 चतुष्फल के होता है। इसने गलत बोल दिया क्या? क्या गलत बोला क्या इसने? बिल्कुल। ये देखो PCl4, यहाँ पे PCl6+ बनाता है क्या? देखो आप खुद बताओ मेरे को, PCl6+ बनाता है क्या? नहीं, PCl4+ बनाता है। क्या बनाता है? PCl4+। ये रहा PCl4+ चतुष्फल क्या होगा, और PCl6- क्या होगा? अष्टफल क्या होगा? डी ऑप्शन इसका सही है। क्योंकि 4 से आप याद रखो चतुष्फल के, और 6 का कैसे होता है? ये आप जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन आता है। यदि 4 हाइब्रिडाइजेशन है जिसका, यानी 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। sp3 क्या होना चाहिए? चतुष्फल के होना चाहिए, चतुष्फल के। और जिसका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो क्या होगा? अभी ऑक्टाहेड्रल होगा। वो क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा। इसका मतलब डी ऑप्शन गलत है। आगे देखो 116 नंबर, सफेद फास्फोरस के बारे में कौन सा कथन सही है? ले भाई, सफेद फास्फोरस की स्ट्रक्चर बनाओ आप। सबसे पहले क्या होगा? पी 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 पी, ऐसे। ये क्या है? सफेद फास्फोरस है। ये क्या है? सफेद फास्फोरस P4 की स्ट्रक्चर है। अब देखो पी पे कितने लोन पेयर? एक लोन पेयर। इस पी पे भी एक, इस पी पे एक, इस पी पे भी एक। टोटल लोन पेयर कितने आ गए? 4। ये क्या बोल रहा है? 6, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। फिर देखो 6 PP एकल बंद है, क्या 6 है क्या? बिल्कुल से 6 है। कैसे? देखो यहाँ पे देखो, एक ये रहा,
एक, एक ये रहा दो, फिर ये रहा तीन, फिर ये रहा चार, फिर एक ये रहा पांच, एक ये रहा छह, तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए? छह। ये बात सही है। फिर तीन एकल बंध द्वारा बंद होते हैं। पी पी कितने होते हैं सर? पी तीन एकल बंध के द्वारा बंधित होते हैं। क्या ये बात सही बोल रहा है? क्या नहीं बोल रहा? क्या होना चाहिए इसमें? छह होना चाहिए। किससे जुड़े हुए हैं? एकल बंध से छह से जुड़े हुए हैं। आगे देखो, इलेक्ट्रॉन के चार एकांकी युग्म होते हैं। बिल्कुल सर, एक इसमें रहा, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, चार होते हैं। ये बात सही है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? दो और चार सही है। को हमें क्या पूछा? सही नहीं है। कौन कौन सा सही नहीं है? एक नहीं है सही और तीन नहीं है। एक और तीन आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक और तीन आंसर आ जाएगा। आगे पूछा, कौन सा कथन असत्य है? बिल्कुल सही बात है भाई। श्वेत फास्फोरस की P4 अणु में कोणीय तनाव होता है। बिल्कुल। क्यों होता है? क्योंकि इसमें बॉन्ड जो एंगल होता है ना, चतुष्फलकीय के लिए बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए? 160 डिग्री। अब आप खुद बताओ, क्या इसमें 160 डिग्री बॉन्ड एंगल है? क्या नहीं है। इसका मतलब इसमें क्या है? कोणीय तनाव होता है। तो सर यहाँ कितना बॉन्ड एंगल है? यहाँ सर ये ट्राइंगल बना रहे हैं। ट्राइंगल में बॉन्ड एंगल कितने होते हैं? ट्राइंगल में 60 डिग्री होता है। इसका मतलब यहाँ 60 डिग्री बॉन्ड एंगल है, हमें कितना चाहिए? 109 डिग्री। यानी लगभग कितने डिग्री का डिफरेंस आ रहा है? 49 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, जो इसको क्या बना देगा? जिसमें बॉन्ड एंगल कम होता है उसमें क्या होता है? कोणीय तनाव होता है। ये बात सही है। कोणीय तनाव होने की वजह से क्रियाशील होता है। ये बात बिल्कुल सही बात बोल रहा है। PCl5 ठोस अवस्था में क्या होता है? अभी आई नहीं होता। अभी बताया मैंने आपको। क्या बनाएगा? PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। ये क्या आएगा? नाइन क्या बनाना चाहिए? चतुष्फल के बनाएगा। रेनाइन क्या बनाएगा? अष्टफल के बनाएगा। ये बात भी सही है। फिर देखो, H2H2O8 में SS बॉन्ड उपस्थित नहीं है। आइए, क्या बात बोल रहा है भाई? H2H2O6 में क्या नहीं है? क्या? ये तो बिल्कुल सरेआम गलत बोल रहा है। कैसे? देखो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। +2 +2x -12 बराबर 0। x बराबर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगी। इसका मतलब इसमें क्या होगा? एस एस बॉन्ड होगा। एस एस बॉन्ड कैसे होगा? ये रहा एस एस। फिर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ओ एच और ओ एच। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो आप। +2 यहाँ से आएगा, +2 यहाँ से आएगी, एक यहाँ से आएगी, +5 आएगी। इसका मतलब अपन जो स्ट्रक्चर बनाई है वो सही बनाई है। इसके अंदर एस एस बॉन्ड उपस्थित होगा, जो कि ये बोल रहा है नहीं होगा, गलत ऑप्शन है। पर जो H2SO5 में सल्फर की ऑक्सीडेशन अवस्था कितनी है? +6। बिल्कुल सही बात है। जब भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, दोबारा बता देता हूँ। देखो, H2SO4 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकाली हमने? +8। और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर? 6। जब भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अपने 8 निकालेंगे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से दिख जाएगी, तो हमेशा क्या मानेंगे? हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मानते हैं। हमेशा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर मानते हैं? वैलेंस। तो सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी है? +6। इसका मतलब इसकी हालांकि इसमें +8 है, फॉर्मूले से निकालोगे आप +8 है, लेकिन क्या किसके बराबर मानते हैं? हमें पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा जा ही नहीं सकती ऑक्सीडेशन स्टेट। यदि ज्यादा जाएगी, इसका मतलब उसमें अंदर क्या है? पर ऑक्सो बॉन्ड है, और उसको क्या करेगा? पर ऑक्सो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कम करने का काम करेगा। तो किसके बराबर कर देगा? +6 के, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर कर देगा। ये ऑप्शन सही है। इसका मतलब आंसर क्या कौन सा आएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। आगे देखो भाई, निम्न में से नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में सही कथन नहीं है। N2O और NO दोनों उदासीन ऑक्साइड है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल अपने याद है, N2O और NO दोनों क्या भी उदासीन है। फिर N2O5 में N बंध उपस्थित होता है। एन बंध उपस्थित होता है। क्या होता है? क्या नहीं होता सर? कैसे? NON ऐसे होता है। फिर डबल बॉन्ड हो, फिर ये हो, फिर डबल बॉन्ड हो, फिर ये रहा, ऐसा बॉन्ड होता है। ये बोला NN होता है, जो कि सरेआम गलत है। फिर N2O5 और N2O5 रंगहीन ऑक्साइड होता है, जिसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, किसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या हो? 0 हो, वो हमेशा क्या होंगे? रंगहीन होते हैं। फिर N2 रेखीय होता है और NO2 कोणीय होता है। N2O3 NO2 और समतलीय होते हैं। बिल्कुल सी बात है। ये सारे क्या केमिकल बॉन्डिंग में आपको कुछ नहीं करना। यदि इसका संकरण sp आ रहा है तो रेखीय होगा, sp2 आ रहा है तो कोणीय होगा, sp3 आ रहा है तो sp2 आ रहे तो समतलीय होंगे। sp2 में भी कोणीय होगा। क्यों होगा? क्योंकि जिसके पास एक लोन पेयर होगा वो कोणीय होगा, और समतलीय कौन होंगे? जो नॉर्मल समतल में रहेंगे। इसका मतलब बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि ये थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है बिल्कुल सर फास्ट करवा रहे हैं। फास्ट इसलिए करवा रहे हैं, नहीं तो ये जो अपना सॉल्यूशन है ना, ये 2 घंटे में चला जाएगा। और ये मैंने इतनी बार सॉल्यूशन इनके इसके करवा दिए, ये चीजें अब आपकी याद होने लगी। तो मेरे हिसाब से जो कम टाइम में अपने सॉल्यूशन करवा दें वो ज्यादा बेटर रहेगा। आप देखोगे तो आपके भी फायदा होगा। और यदि किसी को ऐसा लग रहा है सर मुझे तो बिल्कुल ऐसे डीप में सॉल्यूशन चाहिए, तो आप हमारा केमिस्ट्री कोर्स ज्वाइन करो। वहां पे निश्चित रूप से मैं बहुत ही शानदार तरीके से केमिस्ट्री करवा रहा हूँ। यदि फिर भी किसी को विश्वास नहीं हो रहा, तो आयनिक इक्विलिब्रियम
कि आपको वहां पे क्या है, डेमो वीडियो उपलब्ध है। आप डेमो वीडियो आईनी के इक्विलिब्रियम के देख सकते हो। उसको देखने के बाद में आपको आइडिया लग जाएगा कि सर जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्वालिटी ही हमारी पहचान है। एफसीआई के एक ही पहचान है, क्वालिटी। क्योंकि आईआईटी बॉम्बे से जो विद्यार्थी निकलता है उसको पता है कि केमिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाएगा। डेफिनेटली आपको फायदा होगा 101%, ये मैं कह रहा हूं। इसलिए यदि किसी को केमिस्ट्री में छोटा भी डाउट है तो डेफिनेटली आप हमारे केमिस्ट्री कोर्स ज्वाइन कीजिए। आज वाले क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसके कितने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। यदि किसी के गलत हो रहे हैं तो क्यों गलत हो रहे हैं, ये ताकि कमेंट में बताइए, मुझे पता चले कि एक आम स्टूडेंट के मन में क्या चल रही है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे रणनीति बनाएंगे। इसलिए यदि किसी के डाउट, यदि किसी के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो मेरे को कमेंट में बताइए कि क्यों गलत हो रहे हैं। और यदि किसी को केमिस्ट्री कोर्स ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप कर सकते हो। और फिर कितने सही हुए, किसने टेस्ट पेपर दिया, ये सब आप मेरे को कमेंट में बताओ। क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, क्या आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, नहीं होया, ऐसे कोई भी मन में आपके विचार आए तो आप तुरंत मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि सर हमारी ये, आपकी हमारी टीम आपको तुरंत रिप्लाई देगी और आपके जो भी डाउट होगी उन डाउट को दूर करने का काम करेगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।